हाँ, कल हमने क्या पढ़ा था? कल प्रोजेक्ट कंट्रोल, ASP.NET प्रोजेक्ट कंट्रोल्स। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल्स में कौन कौन से आते हैं? पेज पेज कंट्रोल्स, जो आपके जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह लेते हो तो आपके सबसे पहले न्यू पेज प्रोजेक्ट में आता है वो। उसके बाद में जिसमें कोडिंग वगैरह जो करते हो वो पेज में आपके दो विंडो ओपन होता है, एक कोड विंडो, एक डिजाइन विंडो। ठीक है। और उसका एक्सटेंशन क्या होता है? पेज पेज जो प्रोजेक्ट वो होता है कंट्रोल, उसका डॉट नेट का जो ASPX, ठीक है, जो एक्सटेंशन होता है .ASPX। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट कंट्रोल में जो आता है यूजर यूजर कंट्रोल्स, यानी कई कंट्रोल्स हो, जैसे आपने देखा होगा कि कई कंट्रोल्स तो बने हुए रहते हैं ऑलरेडी। कौन कौन से बने रहते हैं? डॉट नेट जो कंट्रोल्स बने रहते हैं ऑलरेडी, वो कौन कौन से हैं? बताओ। कल शायद मैंने एक वो भी बताया था, कुछ लिख के बताया था, कुछ कंट्रोल्स के नाम जो बाय डिफॉल्ट बने रहते हैं। हाँ, बटन, टेक्स्ट, लेवल एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स वगैरह, ये सब क्या है? ये भी तो कंट्रोल है। ये कंट्रोल्स है, लेकिन ये जो आईडी है या GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसके अंदर आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो या कोडिंग से। हाँ, आप उनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, और यदि आपकी कोडिंग स्ट्रांग है तो आप उनको क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, जो भी है उस तरीके से। तो यूजर कंट्रोल्स में हमें कुछ कंट्रोल्स बनाने की रिक्वायरमेंट्स होती है डेवलपर को, जहां पर आती है तो वो बनाना पड़ता है। इसके बाद में क्या था नेक्स्ट? वेब सर्विसेज। यानी वेब सर्विसेज में जो भी हमारी वेब एप्लीकेशंस होती है, उनको जो भी वेब सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है वो डॉट नेट प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कराता है। इसकी जो वेब सर्विसेज आपको ऐड करनी होती है, ध्यान रहे, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िग जो आता है सिक्योरिटी पर्पज से, वो तो बाय डिफॉल्ट आपके आता है। यानी जब तक कॉन्फ़िग प्रोजेक्ट फाइल ऐड नहीं होगा तब तक आपका प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगा, वेब एप्लीकेशन। अगर आपने नहीं लिया है कॉन्फ़िग डॉट फाइल, तो जैसे आप रन करोगे तो वो इंस्टॉल डॉट कॉन्फ़िग फाइल, यस, आपको यस करके आगे जाना पड़ेगा। अगर नो कर दिया तो वो जाएगा ही नहीं। वेब सर्विसेज, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ASMX, वेब सर्विसेज का। इसके बाद में मास्टर पेज। मास्टर पेज क्या होता है? मास्टर पेज, हाँ, हाँ, सिंपल लैंग्वेज में आप कह दीजिए, हमारी वेबसाइट का जो फ्रेमवर्क है वो आपका मास्टर पेज है। यानी कि फ्रेमवर्क जो स्ट्रक्चर होता है, जो यानी कि जैसे एक जहां पर आपके पेज की इंफॉर्मेशन चेंज होगी, जैसे होम पेज पे क्लिक किया तो कुछ एनवायरनमेंट चेंज होगा यहाँ का बस। बाकी टॉप में टाइटल बार या हेडर फुटर, जो लेफ्ट राइट कॉलम में जो आपने कोडिंग कर रखी है वो आपके चेंज नहीं होंगे। ये मास्टर पेज से आपके होता है, और इसका एक्सटेंशन भी क्या होता है? डॉट मास्टर के नाम से होता है। इसके बाद में साइट मैप। साइट मैप जो है, जैसे कि साइट का कोई मैप बनाना है, डिजाइन करना है, गूगल से कनेक्टिविटी करनी है, जो भी उसकी कोडिंग करनी है, वो साइट मैप इसके अंदर जो है मतलब ये प्रोजेक्ट कंट्रोल हमें ऐड करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है, आप ऐड कर लीजिए, कंपलसरी नहीं है। बस मास्टर पेज हमें ऐड करना होता है, क्योंकि मास्टर पेज के विदाउट हमें वेबसाइट, हम अच्छी वेब एप्लीकेशन अच्छी नहीं बना सकते। क्लियर? और इसके बाद में कॉन्फ़िग फाइल, यानी कि जो सिक्योरिटी पर्पस है, आपको
सिक्योरिटी पर्पज से जो देना है वो आप उसमें कॉन्फ़िग फाइल में आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इससे पहले का भी आपका क्लियर होगा शायद सारा ही, जो हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। नहीं, अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप क्लास के बाद में जैसे भी है आते हैं तो उस टाइम पे आप पूछ लिया करो। और और भी कोई आपके इश्यूज होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इसमें फीचर्स ऑफ ASP डॉट नेट, इन ASP डॉट नेट के जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, इसकी मतलब एलिजिबिलिटी, योग्यता भी कह सकते हो आप, तो वो क्या है। तो इसमें मैं एक बार सभी नोट कर देता हूँ पॉइंट ऑफ, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, एक तो इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। हाई परफॉर्म्स डिपेंडेंसी इंजेक्शन सेंचुरियस प्रोग्रामिंग क्रॉस साइट रिक्वेस्ट क्यूरी एक्शन फिल्टर्स लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वेब होस्टिंग, तो ASP.NET के बारे में अगर फीचर्स के बारे में कहा जाए तो बहुत कुछ है। ऐसे नहीं कि इतना सही फीचर्स है .NET का, लेकिन कुछ हम इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन पर हम बात कर रहे हैं, और कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर राइट डाउन किए, अभी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे सभी को। नोट कर लिए? इसमें आपके सबसे पहले आता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आपको पता है कुछ क्या होता है ये? क्रॉस प्लेटफॉर्म, जावा की क्लास हो गई है आपकी, होगी अभी? जावा की, जावा की नहीं हुई अभी, है ना? क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि .NET पहले सिर्फ विंडो पर ही काम करता था, लेकिन मार्केट की डिमांड आई, आईफोन के अंदर भी एप्लीकेशन बनानी है और भी कई तरह की एप्लीकेशन बनानी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपडेट किया और इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी गई, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म।
ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड और विंडोज तो है ही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 7, 10, 11 जो भी है उन पर तो करेगा ही ये, क्योंकि ये तो सेल्फ का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट है, इस पे तो करेगा ही। लेकिन इसने अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म पर भी काम करना शुरू कर दिया, यानी आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए डेवलप कर सकते। यूनिक्स लाइनेक्स आपके सिलेबस में भी है शायद, यूनिक्स लाइनेक्स सेल प्रोग्रामिंग, शायद या तो आपने पढ़ ली होगी, शायद आपके आएगी आगे। यूनिक्स लाइनेक्स के बेसिक लाइनेक्स यूनिक्स कमांड्स, उनकी कौन सी कमांड क्या होती है, वो शायद आपके या तो आएगी या हो गई होगी शायद। हाँ हाँ, तो डॉट नेट जो क्रॉस प्लेटफॉर्म पर जो भी एप्लीकेशन आप बनाओगे, किसी पर भी रह करके भी आप इजी वे में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आईफोन का डेवलपर है और वो डॉट नेट पे कोई एप्लीकेशन बनाना चाहता है, तो वो उसको सूटेबल कौन सा रहेगा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम? मैक ओएस। मैक ओएस कौन यूज करता है? आईफोन, एप्पल कंपनी। लेकिन डॉट नेट की भी एप्लीकेशन आप इस पे बना सकते हैं, और बनी हुई है तो इस पर रन भी करेगी। मतलब आजकल का मार्केट ऐसा हो गया है कि आपने जो एप्लीकेशन बना दी है, जो एवरी प्लेटफॉर्म पे चलनी चाहिए। हो सकता है कोई कंपनी किस तरह के सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, या कोई आप में से कोई डेवलपर है, आपको किसी को मैक ओएस पे अच्छे डेवलपिंग कर रहे हो, या आपने पहले से कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है। अब आपको मार्केट की डिमांड ये आ गई कि उसको यूनिक्स पे रन करना है, तो इजी में थोड़ा कोडिंग चेंज होगा और उस पर, और वो एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक सपोर्ट करेगी। समझ में आया? क्रॉस प्लेटफॉर्म, जावा में इसको इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। जावा में जावा की जो एप्लीकेशन होती है बनती है, जैसे आप रन करोगे उससे पहले वो जेवीएम ये चेक करता है, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम ये चेक करता है प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन काम करती है। लेकिन यहां पर जो है डॉट नेट, उस किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, और जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है पहले से आपका, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में आपके नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस जिसके बारे में आप अब हम लोग सोच भी नहीं सकते, उस लेवल पर ये चला गया माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट। यानी आपकी कितनी बड़ी एप्लीकेशन हो और कितने भी चाहे वो क्लाइंट हो रिक्वेस्ट लेने वाले, डॉट नेट उनको बराबर रेस्पॉन्स देगा। जिसमें फॉर एग्जाम्पल ये माना जाता है 1 मिलियन पर सेकेंड, इससे भी ज्यादा हो सकता है, मैं थोड़ा एवरेज बता रहा हूं, इतना इतना नहीं, इतनी कब पे काम करता है। 1 मिलियन रिक्वेस्ट, 1 मिलियन क्लाइंट यदि रिक्वेस्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन को या आपकी वेबसाइट को, तो डॉट नेट उसको 1 सेकंड के अंदर उनको रिप्लाई देगा। 1 सेकंड का भी कुछ पार्ट में 1 सेकंड भी नहीं लेता। इस लेवल की हाई परफॉर्मेंस पे चला गया डॉट नेट। बहुत बड़ी बात है इस लेवल पे जाना। यानी डेवलपर जो एप्लीकेशन बना रहा है, आज की जो वेबसाइट हैंग हो रही है, ये चल रही है, जो पुरानी वेबसाइट के बारे में है ये चीजें जो हैंग हो रही है, उन्होंने डेवलप नहीं किया, उन वेबसाइटों को ये प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया उनको अभी तक, इसलिए वो हैंग होती है, या वो किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, या पुराने वर्जन पे काम कर रही है। आज हम देख रहे हैं कई सारी वेबसाइट पलक झपकते खुलती है चली जाती है।
तो इसमें हाई परफॉर्मेंस का मतलब ये है, आपने जो एप्लीकेशन डेवलप किया है उसको बहुत ही हाई लेवल पे परफॉर्मेंस देगा। बेस्ट उसको इवेंट ड्राइविंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना, इजी वे में डेवलप करना, और आपको फुल सपोर्ट करना डॉट नेट की तरफ से और इसकी जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम की तरफ से। आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो इन फ्यूचर में, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, मान लीजिए डॉट नेट पर, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है वो आपको 24 आवर इमीजिएटली रिप्लाई करती है। कई बार जैसे मैंने सॉफ्टवेयर बनाए थे तो उसमें इश्यू आ जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे ये एरर आ रही है, तो मैंने क्या किया, उसको वो जो स्क्रीनशॉट लिया उसका और माइक्रोसॉफ्ट टीम को सेंड कर दिया, सर मेरी दिस प्रॉब्लम प्लीज सॉल्व आउट। तो उन्होंने, जैसे मैंने भेजा, मैंने देखा नहीं, चलो कल देखेंगे इसको, तो लेकिन देखा कुछ देर बाद तो रिप्लाई भी आ गया, आप ये इंस्टॉल कीजिए, ये ड्राइवर डाउनलोड कीजिए, ये फाइल डाउनलोड कीजिए, इस तरीके सारा सिस्टम। मतलब एक सपोर्ट टीम, समझ में आया? मतलब हाई परफॉर्मेंस आपकी जो एप्लीकेशंस बन रही है उनको ये बहुत ही हाई लेवल पे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा 1 मिलियन पर सेकंड रिक्वेस्ट को ये रिप्लाई करेगा, जो आपने वेब एप्लीकेशन बनाई है उस पर ये काम करेगा। क्लियर? डिपेंडेंसी, अब डिपेंडेंसी का मतलब जो एप्लीकेशन आपने बनाई है वो जिस प्लेटफॉर्म पर रन करनी है, मान लीजिए आपने बनाई डॉट नेट के बेस पर, और जहां पर वो रन हो रही है वो जो कंप्यूटर है वो मैक ओएस का है, तो वहां पर भी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करके वो रन करेगा, उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके जो भी फाइल रिक्वायर्ड होगी रन करने के लिए, आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी फाइल रिक्वायर्ड होगी, डॉट नेट या आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक इनबिल्ट करके उसको रन कर दे। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है, यहां पर तो आप समझ रहे हो दोनों चीज एक जैसी है वैसे, लेकिन यहां पर क्या आप डेवलपिंग कर रहे हो, यहां पर आप डेवलपिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते, अपनी वेबसाइट बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, और इनको सपोर्ट करता है ये। दूसरा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मान लीजिए आपने एप्लीकेशन किस पर बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल आपने एप्लीकेशन लाइनेक्स पे बनाई हुई है, आपके कंप्यूटर में लाइनेक्स डला हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, और आपने उसको पूरी साइट को डेवलप कर दिया। अब किसी यूजर ने उसको ओपन किया, उसके यूजर में क्या है कि मैक ओएस है, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लगा हुआ, मैक ओएस, तो वहां पर भी वो आपकी साइट खुल जाएगी, ऐसा नहीं कि वो साइट नहीं खुलेगी। डिपेंडेंसी यानी जो प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं होगी तो अब यूजर को क्या पता है वेबसाइट किसमें बनी हुई है? भाई आज आप तो क्या है कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हो, एमसी बीसी बीटेक किए हुए हो, तो आपको तो पता है, लेकिन किसी अदर यूजर, बहुत सारे यूजर वेबसाइट चलाते हैं, कई तो ऐसे यूजर भी जो वेबसाइट ऐसे चलाते हैं जिनको कंप्यूटर नॉलेज भी नहीं है। अब उसको नहीं आएगी तो वो तो यही समझेगा ना कंप्यूटर खराब है या कुछ इश्यू है, लेकिन नहीं, डॉट नेट ने वहां पर भी इस चीज को सपोर्ट किया है। तो क्योंकि जावा और डॉट नेट इनके कंपटीशन में जो है मार्केट में उतरी है जो लैंग्वेज, इसको ओपन सोर्स कर दिया। इस पहले मार्केट डॉट नेट का डेवलपमेंट इसलिए ज्यादा नहीं था, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया गया था, बाद में इसको ओपन सोर्स करने बाद में तो इस मार्केट में बहुत सारी वैल्यू इसने बनाई। ठीक है, तो समझ में आ गया डिपेंडेंसी, यानी जो भी प्लेट आपने जो एप्लीकेशन आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनी हो, क्लाइंट का जो कंप्यूटर होगा उस पर आपकी एप्लीकेशन रन होगी। अब क्लाइंट के कंप्यूटर में कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स हो सकता है, लाइनेक्स हो सकता है, या मैक ओएस, एंड्रॉइड, विंडो, विंडो तो है ये, विंडो का तो ये, विंडो पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, विंडो पे तो इसको इस पे थोड़ा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, इसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंचोरियस प्रोग्रामिंग,
सेंचुरियस प्रोग्रामिंग बता सकते हो आप में? कुछ पता है कुछ किसी को कुछ इसको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो सेंचुरियस प्रोग्रामिंग का? हाँ, बिना पेज को। हाँ, और बताया कोई इसके बारे में थोड़ा सा, अगर प्रीवियस में आपने कहीं कुछ पढ़ा हो थोड़ा बड़ा? क्यों आर्यन भाई, हम क्या थोड़ा शेयर कर रहे हैं, बाकी हम यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, लेकिन आपका भी कुछ हो सकता है नॉलेज सही हो। यूज क्यों है पता नहीं। चलो कोई नहीं। सेंचुरियस प्रोग्रामिंग जो होती है, आपने कोई मेथड बनाया या आपने कोई एप्लीकेशन बनाई। अब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लीजिए आपने आपने नाम सुना हो नेस्टेड फंक्शन या नेस्टेड मेथड? क्या होता है नेस्टेड मेथड? नेस्टेड मेथड में एक मेथड में और मेथड, फिर मेथड, फिर मेथड। इसी तरीके से ये है, मान लीजिए आपकी कोई एप्लीकेशन है, फिर इसमें आपने फिर एप्लीकेशन बनाई, फिर इसमें फिर एप्लीकेशन बनाई, और फिर एप्लीकेशन बनाई, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? मतलब आपने एप्लीकेशन बनाई, नेस्टेड एप्लीकेशन बना रहे हो आप। अब सेंचुरी जो सिस्टम है, मतलब आपने एक बार इसके अंदर चले गए, एक बार इसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग कोडिंग के द्वारा इसमें गए आप, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, ऐसा ही होगा ना? और ये सिंचुराइजेशन सिस्टम जो है, जब तक पहले की प्रोसेस उसकी पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक दूसरी प्रोसेस जाने नहीं देगा। यानी पहले का जो आपने जो वर्किंग दिया है कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग में, वो सिस्टम रिटर्न होकर नहीं आ जाएगा। रिटर्न का मतलब जानते हो आप? मेथड में रिटर्न करते हो आप, प्रोग्रामिंग में रिटर्न करोगे आप, इन फ्यूचर में करते हो या किया होगा, बहुत सारा किया होगा। तो जब तक इसकी पहले की प्रोसेस जो आपने दी है वो चेक होकर रिटर्न नहीं देगी, जब तक ये दूसरी प्रोसेस को उसमें नहीं जाने देगा। तो सिंचुराइजेशन क्या करेगा, थोड़ी देर कंट्रोल करके चलता है, मतलब कुछ ही सेकंड का फासला रहता है इसमें। आप जावा के अंदर आप थ्रेड पढ़ोगे इन फ्यूचर में, अपन आगे जावा जो है थ्रेड, तो थ्रेड पढ़ेंगे, तो थ्रेड क्या होता है, एक साथ सारी एप्लीकेशन रन कर देता। तो इसी तरह यूजर क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे देता है। देता है नहीं देता? रिजल्ट भी दे रहा है, आ रहा भी है, दूसरे रोल नंबर भी दे रहा है, और यूजर एक रिजल्ट दे दिया, फिर दूसरा नंबर टाइप कर दी, पहला आ रहा प्रोसेस चल रहा, एक रिजल्ट आया जब तक दूसरा प्रोसेस। तो उसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक जो सिस्टम है, उसको सिंचुराइजेशन सिस्टम कहा जाता है। प्रोसेस हो रही है, दूसरी प्रोसेस हो रही है, पहले वाला रिटर्न आने दो, उसके बाद जाएगा वो। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूं, तो ये प्रोसेस आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है दूसरा, उसी प्रोग्राम पे, सेम उसी मेथड पर, उसी मेथड पे दे दिया आपने। यानी एक नंबर आपने चेक कर दिया, रोल नंबर मान लीजिए, अब दूसरा रोल नंबर भी चेक करोगे रिजल्ट देखने के लिए। तो उसमें क्या, हालांकि उसमें ऐसा नहीं, उसमें 2-3 घंटे लगते हैं, सेकंड का कुछ ही पार्ट, मतलब आपको पता भी नहीं चलता, हमको तो पता भी नहीं चलता, कंप्यूटर प्रोसेस कर भी देता है। लेकिन इस टेक्निक को सिंचुराइजेशन टेक्निक कहा जाता है। तो यहां पर ये डॉट नेट जो है आपके इस सिस्टम पर काम करता है, यानी जो आपने पहले की जो प्रोसेस जितनी भी की है, पहले की प्रोसेस जितनी भी की है, वो सारी टाइम टू टाइम रन करेगा, बस बशर्ते उनको वन बाई वन करता चला जाए। आया समझ में? इसका और जो है, हमने जावा के अंदर सिंचुराइजेशन सिस्टम का चैप्टर ही दिया है वहां पर, तो वहां पर और इसको डिटेल्स देखें, लेकिन यहां पर डॉट नेट जो है आपका इसको भी सपोर्ट करता है। तो क्लियर हुई है? इसके बाद में आपके एक्शन फिल्टर, सॉरी, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट क्यूरी,
क्रॉस साइट रिक्वेस्ट क्यूरी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट क्यूरी का मतलब यह है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से क्यूरीज आ रही है। मतलब आपकी जो सर्वर है, सर्वर से कोई यूजर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस से रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई सर्वर है जो कोई क्लाइंट है वो आपके यूनिक्स से कर रहा है, कोई लाइनक्स से कर रहा है। तो उनको उनका बराबर रेस्पॉन्स देना, उनको भी टाइम टू टाइम अपडेट रेस्पॉन्स देना आपके सर्वर का काम, जो आपके एप्लीकेशन का काम। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट क्यूरी, इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको रेस्पॉन्स देना। रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट तो क्लियर हो गया, शायद हो गया, आपको बताया था। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कौन करता है? क्लाइंट करता है। और जो हमारे जो कंप्यूटर जैसा भी ये लैपटॉप है, आप इससे भी कोई सर्च करोगे तो आपका कंप्यूटर, ये कंप्यूटर कौन सा होगा? क्लाइंट। और जहां से आपको रिप्लाई मिल रहा है वो सर्वर होगा। वो, अब आपका सर्वर, इस कंप्यूटर में आपका प्लेटफॉर्म कौन सा लगा हुआ है? विंडो, शायद विंडो ही होगा, है ना? विंडो है। अब इसमें एक यूजर दूसरा है जिसका मैक ओएस है, उसने भी सेम क्यूरी रिक्वेस्ट कर दिया। तो यहां पर ये डॉटनेट की जो एप्लीकेशन बनी हुई रहती है वो आपको क्रॉस साइट रिक्वेस्ट क्यूरी भी बराबर रेस्पॉन्स करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट क्यूरी, क्यूरी शायद आपके एसक्यूएल में क्यूरी का डिटेल, आगे डिटेल से आएगा आपके, क्यूरीज बनाना, क्यूरी क्रिएट करना वगैरह जो भी है। नेक्स्ट इसमें एक्शन फिल्टर। एक्शन फिल्टर का मतलब है कि आपने जो रिक्वेस्ट की है, अब उसको वो क्या करेगा? फिल्टर करना पड़ता है ना कंप्यूटर को, सर्वर को क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए आप, Amazon.com भी है या फ्लिपकार्ट, आपने सर्च किया एलजी माउस, तो क्या आप समझोगे क्या Amazon.com किसी एक एलजी माउस ही है? वहां पर मिलियन बिलियन प्रोडक्ट है और डिफरेंट कंपनी के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट क्वालिटी के हैं, और उनमें क्या करना होगा? उसको फिल्टरिंग करनी होगी। फिल्टरिंग शायद आपने एक्सेल के अंदर एक फिल्टर कमांड होती है, एक्सेल के अंदर एमएस एक्सेल फिल्टर कमांड होता है, शायद आपने यूज भी किया होगा, है? फिल्टर कमांड किया किसी ने यूज? भाई उसमें क्या है कि मान लीजिए बहुत सारे, उसमें क्या है कि ऐसे आ जाता है फिल्टर में, एक बटन आ जाता है आपके जो हेडिंग है ना, जैसे यहां पर मान लीजिए कोर्स, तो ये एक बटन बना रहता है, ये एक्सेल की हम एक फॉर एग्जांपल समझ रहे हैं इसको फिल्टर को। तो यहां पर एक बटन बना रहता है इसमें हेडिंग पर, और जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल। अब जैसे आपने लिख दिया इक्वल बीटेक, यानी कोर्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं, एमसीए, बीसीए, अब आपने बीटेक कर दिया तो बीटेक वाले ही रिकॉर्ड दिखाएगा ये, बाकी रिकॉर्ड को हिडन कर लेता है। लेकिन यहां पर हिडन नहीं करेगा ये, यहां पर सारे ओपन रहेंगे, आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसको ही आपके सामने लाके देगा। तो एक्शन फिल्टर, और वो भी बहुत ही फास्ट वर्क में। स्लो वर्क करेगा तो क्या करेगा यूजर? क्या करेगा? दूसरी साइड पे चला जाएगा। यूजर तो क्या है कि मन का मौज ही रहता है, वो तो चलो इसमें नहीं तो चलो इस पे चलते हैं, क्या करना है? Amazon.com अगर किसी रीजन से नहीं खुल रही है, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फ्लिपकार्ट अपन को प्रोडक्ट लेना। तो इसलिए आपको डॉट नेट जो है एक्शन फिल्टर कोई जो सिस्टम है, आप एप्लीकेशन बनाते हो, इसमें कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है डेवलपर को, तो फास्ट से फास्ट किया जाए वर्क, इजी वे में, तो कोडिंग करके
क्लियर हुई है? इसके बाद में आपके लोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आपने सी की प्रोग्रामिंग उसमें किया होगा, तो एक तो वेरिएबल होते हैं दो, एक तो लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है? हा? उसको किसी भी मेथड में या किसी भी क्लास मेथड में यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वाला होगा। लेकिन ग्लोबल वाला किसी मेथड से बाहर यूज क्लियर डिक्लेयर किया जाता है ना? तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो डॉट नेट की जो एप्लीकेशन है, जो लोकलाइजेशन मतलब आपके एरिया के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट बनाई uniraज.in या uniraज.gov.in फॉर एग्जाम्पल। अब आपकी मेन वेबसाइट का जो एरिया है वो क्या है? इनका मतलब इंडिया। साइट का ये हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि डॉट डीएनएस वगैरह क्या होते हैं। तो आपको ये हो गया लोकलाइजेशन, इंडिया के बारे में इसको सपोर्ट करना, टाइम डेट शो करना, वो आपका इंडिया का अकॉर्डिंग रहेगा। तो वेबसाइट किसकी है वो? कई बार आपने देखो amazon.com को ओपन करते हो तो आप उसको amazon.com यूएसए वाले फॉर्मेट में ओपन हो जाती है, तो आपको जो रुपीज वगैरह दिखाई देते हैं ना, वो डॉलर में दिखाई देते हैं। तो वो उस टाइम पर वो वेबसाइट कौन सी खुली हुई है आपके सामने? लोकलाइजेशन वाली। और लोकलाइजेशन किसका खुल गया? यूएसए का खुल गया। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा वेबसाइट में amazon.in जो, तो वो क्या इंडियन सिस्टम पे काम करेगी। या नॉर्मली तो इनको दोनों को हैंडल करके चलता है ये। आपकी जो वेब एप्लीकेशन बनेगी या जब बनाई होगी आपने या बनाओगे इन फ्यूचर में, तो ये फुल सपोर्ट करेगा दोनों पर, लोकल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर। ग्लोबल लेवल का मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर। इसके बाद में वेब होस्टिंग या वेब एप्लीकेशन होस्टिंग भी कहा जाता है इसको। वेब एप्लीकेशन होस्टिंग, होस्टिंग का मतलब समझते होंगे आप क्या होता है होस्टिंग? शायद मैंने शायद बताया था 2-4 दिन पहले है। होस्टिंग का मतलब सर्वर पे डालना। और बताओ कोई। हम्म? आपकी जो होस्टिंग का सिस्टम चल रहा है, आप जो लेते हो ना होस्टिंग, वेब होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ती है। वेब होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ती है। जो भी आप वेबसाइट बनाते हो, मान लीजिए कि आप बनाते हो कि umang.com या जो भी आप बनाते हो education.com, तो आपको ये .com जो है होस्टिंग लेना पड़ेगा। कई कंपनी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग प्रोवाइड कराती है, पता होगा आपको शायद। वेब होस्टिंग, तो यहां पर जो होस्टिंग मैनेजमेंट है, यानी उस टाइम उस जगह पर जो GoDaddy.com पे जो काम हो रहा है, वो भी हैंडल कर सकता है। उस लेवल पर भी काम कर रहा है ये। यानी आपको होस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट करना और आपकी होस्टिंग को कंट्रोल करना, आपकी होस्टिंग को बराबर सपोर्ट करना। ऐसे नहीं आपने होस्टिंग ले ली और वो ओपन नहीं हो रही है। तो यानी कहने का मतलब डॉट नेट जो है अपने आप में इतना फुलफिल फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जो हमने कुछ ही फीचर्स देखे हैं और अनलिमिटेड फीचर्स है इसके। आप कहोगे सर इतने से फीचर्स, तो बहुत सारे फीचर्स है, मैं ये कह रहा हूँ। साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ बहुत सारे फीचर्स हैं, हम सारे फीचर्स को यहाँ लिख नहीं सकते। वेब होस्टिंग तक को कंट्रोल करने की कर सकता है ये। जहां पर GoDaddy.com पर जो डेवलपर बैठे हुए हैं, वो भी इसी पर काम कर रहे हैं। और भी प्लेटफॉर्म है, ऐसे नहीं इसी पर काम होता है। PHP होस्टिंग मैनेज करता है, ASP.NET भी होस्टिंग मैनेज करता है, और वहां पर होस्टिंग
डेवलपर होते हैं जो होस्टिंग को कंट्रोल करना, उनके आईडी पासवर्ड जनरेट करना, उनकी टाइम, वो तो कंप्यूटर सब कुछ, देखो आपने एप्लीकेशन बना दिया, सब कुछ वो मेंटेन करता रहता है। इसमें ऐसा नहीं वहां प्रोग्रामर को 24 घंटे बैठे रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, चलता रहेगा आपका। और इसमें आगे की चीजें देखी जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, उन पर भी ये काम कर रहा है। जो आजकल के मार्केट में उसको भी फुल सपोर्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एजोर के नाम से सुना है आपने? माइक्रोसॉफ्ट एजोर, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराता है, यानी आपको एक तरीके से सर्वर का एरिया देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपके शायद दूसरे सर वगैरह लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो आपके टॉपिक चलेगा वहां पर इनके बारे में डिटेल आपको आएगी साहब। तो ये तो हमने, तो ये कहने का मतलब ये आपको उस लेवल पर भी सपोर्ट कर रहा है डॉट नेट। तो फीचर्स आज हमने देखे हैं, फीचर्स प्रीवियस कुछ क्लास में हमने देखे, प्रोजेक्ट कंट्रोल्स। तो इसी तरीके से आपके आज पढ़ाई समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप क्या करोगे, इस क्लास के बाद में आप इसकी नोट डाउन कर लिया करो, नोट बना लिया करो, क्योंकि आप अपन समझाते रहते हैं तो वो नोट्स को आप उस टाइम पे लिख नहीं पाते हो। मेरी क्लास के हुए या दूसरी क्लास के जो भी सर पढ़ाते हैं आपको, तो जो भी एग्जाम्पल्स देते हैं उनको आप, भाई शायद आपके 12 1 बजे क्लास फ्री हो जाती होगी, है? 1 बजे की क्लास फ्री हो जाती है, तो 1 बजे आप जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके और फिर ये टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज कर लिया करो कि सर ने इसके अंदर ये एग्जाम्पल बताया था, इसमें ये बताया था, इसको नोट डाउन कर ले साइड में थोड़ा सा। तो ये क्या कि अब आपके जब एग्जाम्स आपके जब आएंगे इसके अनुदेशक के, भर्ती के, तो वहां पर एग्जाम में आपको थोड़ा नोट्स को पढ़ने में सुविधा रहेगी। आप एग्जाम से 5 दिन पहले एक बार रिवाइज कर लोगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपन, अभी क्लास चल ही रही है अपनी, तो कोई इशू, अब आप घर पे जाके जब नोट्स बनाओगे ना, तब आपको कुछ लगता है इसमें कोई डाउट हो सकता है, तो आप उसको कल की क्लास में पूछ लेना। और जो भी है, आपने जो क्लास, कोई कई स्टूडेंट्स लेट आते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक दूसरे की नोटबुक शेयर कर लिया करो, तो जिससे क्या टॉपिक आपको पूरा मिल जाए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे से क्लास के बाद में, क्लास से पहले आप मेरे से शेयर कर सकते हो। तो आज हमने फीचर्स ऑफ ASP.NET के देखे हैं। कल की क्लास में हम इसके वर्जन्स और कौन से वर्जन में क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में देखा जाएगा। कौन सी चीज कब डॉट नेट में कब बनाई गई थी और कौन सी चीज कब कब किस में आई थी, यानी इसकी एक तरीके से हिस्ट्री टाइप में। ठीक है, ओके।